देखिए आज हमारा नया विषय है और विषय का नाम है वाक्य शुद्धि। क्या नाम है? वाक्य शुद्धि। प्रवचन आपने पढ़ लिए हैं। बहुत कोशिश यही की थी कि आपको पढ़ाने का तरीका समझा दिया जाए। जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं पर्यायवाची। ठीक है। और अब हम विषय लेते हैं। आज का नया विषय है वाक्य शुद्धि। देखिए मैं विलोम शब्द लाने की सोच रहा था पहले, फिर मुझे लगा था कि पर्यायवाची के साथ विलोम शब्द पढ़ाया तो विद्यार्थी ऐसे उनको थोड़ा थोड़ा दबाव में आ जाओगे, इसलिए बीच बीच में विषय ला रहा हूँ दूसरा। ठीक है, बीच में कोई सरल विषय लेकर आ गया, फिर जो जटिल विषय लगता है वो लेकर आऊंगा। इस तरह से पढ़ेंगे। देखिए पढ़ने का तरीका होता है, कई बार हमें चीजें बदलनी होती है वहां पर। ठीक है, हमेशा आप जैसे हमेशा एक प्रतिदिन यदि आप दाल ही दाल खाएंगे तो आप उब जाएंगे उससे। ठीक है, लेकिन आप सुबह आपने हरी सब्जी खा ली, फिर आपने दाल खा ली, फिर एक दिन आपने और कुछ खा लिया, फिर दाल खा ली, तो चलता रहता है ऐसे। पर एक ही समय, ठीक है, हमेशा वो चीज नहीं कर सकते। तो मेरा भी यही आपसे सुझाव है कि हमेशा एक विषय लेकर ना पढ़े आप। ठीक, तो विषय लिखिए वाक्य शुद्धि। नया विषय लिखिएगा वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में वास्तव में हम अशुद्धियां ढूंढते हैं। ठीक है, हम अशुद्धि सुधार करते हैं। इसमें शुद्धि आपसे नहीं पूछी जाएगी, हाँ, लेकिन पर ऑब्जेक्टिव परीक्षा में तो अशुद्ध शुद्ध सारे प्रकार के वाक्य दिए जाते हैं। कोशिश मेरा यही रहेगा, देखिए कोशिश मेरी यही रहेगी कि अधिकतम आपको वाक्य पढ़ा दी जाए, ताकि वाक्य के प्रति आप क्या हो जाएं, मतलब खुद वाक्य को शुद्ध अशुद्ध रूप में समझने के योग्य हो जाएं। उम्मीद करिए मैं इस पर खरा उतरूंगा। ठीक है, शुरुआत आपको हो सकता है कि थोड़ी अजीब लगे, वह ऐसा हमेशा भी लगती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। पहला बिंदु लिखिएगा आप। देखिए पहला बिंदु लिखिएगा, या बिंदु लिखिए, जो भी लगाइए आप। ध्यान रखिए कोई बात, सबसे पहली शर्त यह है कोई बात, ध्यान रखिएगा कोई बात। देखिए धर्म, इतिहास, भूगोल, साहित्य, प्रकृति और विज्ञान, और विज्ञान आदि से, या रुकिए, विज्ञान आदि के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। यह पहली बात ध्यान रखिएगा। इसलिए वाक्य शुद्धि में आपको पहला बिंदु ये पढ़ा देता हूं, ऐसे नहीं कि बाद में जाकर पढ़ें। ये बात पहले ही पढ़ लेते हैं कि ये बहुत जगह आगे काम आने वाली होगी। विरुद्ध न हो। वाक्य शुद्धि का मतलब ये होता है केवल शब्दों का सही क्रम में होना। देखिए वाक्य शुद्धि से तात्पर्य यह नहीं है कि शब्दों का केवल सही क्रम हो वहां पर, ठीक है, या सारे के सारे शब्द शुद्ध हो। कोई गलत तथ्य भी नहीं होना चाहिए, कोई तथ्य गलत भी नहीं होना चाहिए। यदि गलत तथ्य होता है, वाक्य भले ही शुद्ध हो, लेकिन तथ्य यदि गलत है तो मानकर चलिए वाक्य हम क्या मानेंगे, उस वाक्य को अशुद्ध मानेंगे। उस वाक्य को क्या मानेंगे? अशुद्ध मानेंगे। यह बिंदु आप ध्यान रखिएगा। कोई बात धर्म, इतिहास, प्रकृति, साहित्य, ठीक है, भूगोल, विज्ञान, इनके विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, इनके विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। तो एक वाक्य देखिएगा, एक वाक्य देखिएगा। यहां लिख रहा हूं मैं अशुद्ध वाक्य है, पहले लिख रहा हूं अशुद्ध वाक्य लिख रहा हूं। शुद्ध आप खुद कर लेंगे, उम्मीद करता हूं बिल्कुल शुद्ध कर लेंगे आप। अशुद्ध वाक्य देखिए आप। देखिए, जहां न पहुंचे कवि, वहां पहुंचे रवि। देखिए वाक्य बिल्कुल सही है, नहीं वाक्य में किसी प्रकार की शब्दों संबंधी अशुद्धि नहीं है, पर ठीक है, बात यह साहित्य के विरुद्ध जाएगी, प्रकृति के विरुद्ध जाएगी बात यह। जैसे देखिए आप, अब इसका शुद्ध रूप क्या करोगे आप? तो शुद्ध रूप आपको पता है कि यहां पर क्या लिखना है।
देखिए शुद्ध आपको क्या लिखना होगा, शुद्ध में आपको इतना ही करना होगा, ये तो आपको रखना होगा, जहां पहुंचे रवि, रवि यानी सूर्य, जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती, ठीक है, वहां कौन पहुंच जाता है, वहां कवि पहुंच जाता है। आपको यह ध्यान रखना होगा, जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये वाक्य क्या होगा, शुद्ध होगा। अब आप कहेंगे सर ये तो हम खुद ढूंढ लेंगे। कई बार ऐसी स्थिति होती है परीक्षा में कि हमें पता ही नहीं चलता हो क्या रहा वहां पर। कम से कम आपको कुछ बिंदु याद होने चाहिए, वाक्य शुद्धि में कुछ बिंदु आपको याद होने चाहिए। देखिए मेरा आपसे एक वादा है, वाक्य शुद्धि पूरी मैं आपसे सही करवा दूंगा, समय लगेगा पर मैं करवा दूंगा आपसे, मुझे इतना पता है। आप इसमें निश्चित हो जाना, बोले वाक्य शुद्धि में किसी प्रकार की अशुद्धि आएगी तो आप अशुद्धि पकड़ लोगे कि हाँ यहां पर यह अशुद्धि है वाक्य में। ठीक है, अभी शुरुआत हुई है तो आप लिख लीजिए साहब। और एक बात सुनिएगा, एक बार बार कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं विद्यार्थियों के कि जो मैं पढ़ा रहा हूं सफिशिएंट क्या नहीं है सफिशिएंट। ठीक है, ये सुन लीजिए मेरी बात, आपको पढ़ना खुद को ही पड़ेगा। हाँ मैंने आपको कह दिया कि डायरी यदि पूरी याद है तो आप पर्याप्त नंबर ला सकते हो। ठीक है, 190 प्लस ला सकते हो, इस बात से मैं दावा कर सकता हूं। पर आप कहेंगे कि पर्याप्त है, मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा, कोई वादा नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आप न करें, आपके पास जो कोई एक पुस्तक हो उसे पढ़ लीजिए आप। ठीक है, पहले शुरू से मैं आपको कह रहा था कि कामता वसत पढ़िए, परीक्षा तिथि से पहले पहले तो वो ठीक है। अब ये चीजें वहां पर है नहीं उस पुस्तक में, तो उस पुस्तक को पढ़ना ही नहीं आपको, दूसरी कोई पुस्तक हो उसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो ऐसे मतलब प्रश्न आप न करें जिस प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं हो। जैसे एक देखिए, एक वाक्य ये मैंने पढ़ा था कहीं, वाक्य शुद्ध में लिखा हुआ था। अब देखिए मैं सीधा अशुद्ध पढ़ा हूं, प्रकृति, देखिए प्रकृति मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। यह बात गलत है, ध्यान रखिएगा, ये बात अशुद्ध, ध्यान रखिएगा। एक बार ऐसा होता कि ये वाक्य लिखा हुआ था और एक महाशय ने मेरे से जिद कर लिया, बोले क्यों नहीं पहुंचाती है प्रकृति मनुष्य को नुकसान, पहुंचाती है, भूकंप आती है, बाढ़, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, तब प्रकृति मनुष्य नुकसान पहुंचाती है। अरे नहीं पहुंचाती है, प्रकृति नहीं पहुंचाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मनुष्य प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? मनुष्य प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, यह ध्यान रखिएगा आप। तो ये बात क्या हो जाएगी, यह बात प्रकृति के विरुद्ध हो रही है। आप लिखेंगे तो इसको लिख लें आप अशुद्ध, और इसे लिख लें आप शुद्ध। आजकल विद्यार्थियों के सामने ये दिक्कत हो गई है कि नंबर कितने आएंगे अधिकतम, ये नियत हो गई है, पढ़ने की नियत किसी मुझे दिखती नहीं है। बहुत कम विद्यार्थी है, और ध्यान रखिए जो पढ़ेगा वो आगे निकलेगा। नियत, मैं अभी सोच लेता हूं कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना, मेरी नियत हो गई है। हर प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको ऐसे काम करने होंगे। ठीक है, आपको राजनीति में जाना होगा, वहां पर आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, वहां पर आपको समय देना होगा। तो यहां ऐसे ही बनने के लिए आपको हिंदी पढ़नी होगी। पढ़ोगे तो अपना आप क्या आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे, अपने आप क्या आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे।
लिख लिया आपने। तो ये पहला बिंदु ध्यान रखिएगा, कोई बात धर्म, इतिहास, भूगोल, साहित्य, प्रकृति और विज्ञान आदि के विरुद्ध न हो। अब समझ लेना कि होती है नहीं होती है वो आपको पता चल जाएगा वहां पर। तो पहला बिंदु हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको वाक्य शुद्धि के प्रश्न हल करते हो उस समय। तो ये पहला बिंदु आपके लिए पूरा हो गया। दूसरा बिंदु देखिए आप, दूसरे में लिखिएगा ध्वनिया संबंधी, रुकिए, चेतन तथा अचेतन। देखिए चेतन तथा अचेतन, अरे ध्वनिया संबंधी वाक्य शुद्धि। अब चेतन का देखिए यहां चेतन और अचेतन का संबंध यह है कि चेतन, ठीक है, चेतन में प्राणी आ जाएंगे, अचेतन में आपके पदार्थ वस्तु ये आ जाएगी, इसमें ये आ जाएंगे। इनसे संबंधी प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न तो आरपीएससी ने आरएस मुख्य परीक्षा में पूछे के, ध्यान रखिएगा। ध्वनिया संबंधी ज्यादा जटिल नहीं है, ये बहुत सरल है, बस आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। 2-4 मैं लिखाता हूं आपको, ठीक है, 2-4 लिखाता हूं, फिर आप देखिए खुद पता चल जाएगा आपको ये कौन कौन से हैं। तो यहां देखिए चेतन लिख रहा हूं, देखिए चेतन, रुकिएगा बिंदु गड़बड़ होगा, माफ करिएगा, बिंदु ये लगाइएगा। ध्वनिया संबंधी वाक्य शुद्धि, सिर्फ इतना लगाइए, ध्वनिया संबंधी वाक्य शुद्धि। मानवीय भूल होती है और मुझसे होती रहती है, ठीक है, शर्म की कोई बात नहीं है। इसमें 2 प्रकार की ध्वनियां पढ़ते हैं। देखिए 2 प्रकार की ध्वनियां पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं सजीवों संबंधी ध्वनियां, सजीवों संबंधी ध्वनियां, ये आपकी केवल जानकारी के लिए आ रहा है, मैं सारे सजीवों की ध्वनियां नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको। दूसरा देखिए, ठीक है, अचेतन, अचेतन पदार्थों, ठीक है, या वस्तुओं भी कह सकते हो, क्रियाओं कह सकते हो आप यहां पर, संबंधी ध्वनियां। कौन कौन सी है देखिए, जैसे मान लीजिए कोयल है, देखिए कोयल के लिए कौन सी ध्वनि है, भाई कोयल है, इसके लिए कौन सी ध्वनि है? कोयल के लिए कूकना आती है, कौन सी आती है? कूकना। कोयल के लिए क्या आता है? कूकना आता है। इसी तरह से देखिए, सांप के लिए रेंगना। सांप चलता है तो चलिए रुकिए, फुफकारना ये आती है गाय। और रुकिए, और यदि सांप यदि चलता हो, भाई मान लीजिए सांप की चाल आ जाए, यदि सांप की चाल है, इसके लिए क्या आता है? रेंगना आता है। कौन लिख दीजिए, सांप की चाल आ जाए तो इसलिए क्या आएगा? रेंगना। गधा हो तो रेंकना,
यहां पर क्या आएगा, रेंगना। गाय, रंभाना। गाय लिखे आता है रंभाना। बैल, डकारना। हाथी, चिंगाड़ना। चित्ता, गुर्राना। भैंस, चुड़कना। बाज, चीखना। बाज, चीखना। और भी बहुत सारी है, जैसे कुत्तों की, इनकी आप लेना चाहो, लिखना चाहो, लिख देना, ठीक है। ये ध्वनियां हैं, इन्हें देख लेना आप एक बार। कुत्ता, भौंकना। अब देखिए, कुत्ता भौंकना, ये भी आरएस परीक्षण पूछा गया है, और कोयल वाली ध्वनि भी आरएस परीक्षण, उससे संबंधित वाक्य शुद्धि भी आरएस परीक्षण पूछी गई है। तो ऐसा ही मतलब कभी पूछ सकते हैं आपसे। ये कोई मतलब सामान्य चीजें है, ये कोई विशेष बात तो नहीं है, सामान्य। जैसे देखिए, ऊंट है, ऊंट, दो प्रकार ध्वनि आती है। पहली, बबलाना, ठीक है। एक और ध्वनि है, कौन सी, खींचना। ऊंटली, बबलाना और खींचना ध्वनि आती है। तो यह है आपकी सजीवों संबंधित ध्वनियां कुछ। और अचेतन पदार्थों संबंधी, जैसे देखिए, अब ध्वनि भी नहीं है, ध्वनि भी हो सकती है, और उससे सादृश्य जो शब्द बनते हैं, ठीक है, वे भी ले सकते हैं हम। जैसे देखिएगा, हवा। देखिए, हवा की जो ध्वनि होती है, उसके लिए क्या आता है, सरसराना। क्या आएगा, सरसराना आता है। और हवा के स्थान पे यदि लू दे दे, ठीक है, तो लू के लिए क्या आएगा, लू के लिए आएगा सनसनाना। सन सनाना। चीता, देखिए वहां पर जो चीता सजीव था तो गुर्राना था, ठीक है। यहां पर चीता, रुकी रुकी रुकी, चीता, चटकना। रुपये, रुपये देखते बोलते, इसके जे में रुपए बोल रहे हैं, रुपए नहीं बोलते, रुपए खनकते हैं। खनकना, रुपए खनकना। बादल, गरजना, ठीक है। बिजली, बिजली, कौंधना। कौंधना, या इसलिए कुछ जगह पर कड़कना भी लिखते हैं, तो कौंधना से काम चल जाएगा। बिजली कौंधना होता है। इसके अलावा देखिए, पदार्थ के सादृश्य भी बनती है, पदार्थ के सादृश्य भी बनती है। जैसे मान, रुको रुको रुको, एक और लिखिए, जूता, ठीक है। जूते के लिए आता है चरमराना। चरमराना।
इस बार रुकिए, अब तारा लीजिए, देखिए तारे के लिए क्या आता है, एक, टिमटिमाना, टिमटिमाना। और आंखें, कौंदियाना, रुको रुको, चौंदियाना। ये लिख लीजिए भाई, बाकी सामान जो आपको पता है। हाँ, घोड़े की इनकी सबके विद्यार्थी जानते हैं, ये भी लगभग मैं जानता हूं कि आप जानते हैं इन चीजों में, ये भी नहीं, लेकिन मुझे ये बात, ये विषय आपको पढ़ाना था कि आपकी जानकारी विषय होना चाहिए। कैसा नहीं कि आप कल कह दो कि सर आपने पढ़ा है नहीं, उससे बाहर चला गया है। ये लिख लिया आपने, ये वाले, पहले लिखे आप। मतलब बारीकियां इतनी निकालते हैं, छिद्रान्वेषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों का भगवान ही भला करे भाई, ईश्वर बचाए। मैं आपको हमेशा एक सलाह देता हूं, आज देता हूं, छिद्रान्वेषी ना बने आप। लिख लिया, आगे बढ़े। देखिए उदाहरण देखिएगा, कोयल, कोयल बाग में बोल रही है। देखिए बोलना नहीं आगे, ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल इसमें सुधार कर सकते हो। कोयल बाग में कूक रही है, कूक रही है, ये क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। यह शुद्ध है और यह शुद्ध है। अगला उदाहरण देखिए आप, कुत्ता रात भर बोलता रहा, यह अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा, कुत्ता रात भर भौंकता रहा, यह क्या होगा, शुद्ध होगा। कुत्ता रात भर भौंकता रहा। अब देखिए, अजगर बहुत
धीरे चलता है। देखिए अजगर बहुत धीरे चलता है। हम जानते हैं अजगर सांप है, अजगर सांप है, और सांप के साथ देखिए सांप की जो चाल है उसके लिए चलना नहीं आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, अजगर बहुत धीरे रेंगता है, रेंगता है, तब ये क्या होगा, सही होगा। रेंगता है, तो ये अशुद्धि आपको नहीं करनी है, बस आपको जानकारी होगी, शायद आप नहीं करोगे। अब देखिए वायु, वायु सनसनाती हुई, चल रही है। देखिए वायु सनसनाती हुई चल रही है, इस वाक्य को कई प्रकार से आप शुद्ध कर सकते हो, नहीं कई मतलब 2-3 प्रकार से वाक्य शुद्ध होने वाला है, एक प्रकार से नहीं होगा। एक अशुद्ध वाक्य को एक से अधिक तरीके से शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुख्य परीक्षा में बैठते हैं उसमें तरीके काम आते हैं कि एक वाक्य को एक से अधिक प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि एक विद्यार्थी ने किसी और तरीके से शुद्ध किया, दूसरा किसी और तरीके से शुद्ध कर सकता है। बस वो वाक्य की प्रकृति पर निर्भर करता है वाक्य कैसा है। जैसे ये वाक्य इससे आप एक ही तरीके से शुद्ध कर सकते हो, पर यह वाक्य जो लिखा है इस वाक्य को अलग तरीके से शुद्ध कर सकते हो आप, ठीक है। इसमें 2 अशुद्धियां आई, 2 प्रकार की अशुद्धियां हो रखी है, देखिए आप। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, चलो बताओ। चलिए बताइए हिरण की ध्वनि को क्या कहते हैं, बता दीजिए मुझे आप, मैं कल तक का समय देता हूं मैं आपको। मतलब बातें ऐसी करते हैं कि विषय शुरू होने से पहले ही क्या ये चीज हो गई है। चलिए बताइए, आपके लिए एक प्रैक्टिस के लिए हो गया, कल तक ढूंढ लेना, डिनर पीट लेना, कहीं भी ले आना उसे कि हिरण की ध्वनि के लिए क्या आता है। जिस कुत्ते की ध्वनि के लिए, कुत्ते की ध्वनि के लिए क्या आता है, कूकना आता है, नहीं माफ करिए भौंकना आता है। कोयल के लिए क्या आता है, कूकना आता है। आप हिरण का ले आना, आपको सरल लग रहा है ये, ले आना। मैंने तो केवल आपको हिंट दी है, क्या दिए, ये हिंट दिए कि इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। ये सरल नहीं है, ये बहुत जटिल है। मुझे बोला ना अभी यहाँ से मतलब प्रश्न बनाना है, ठीक है, आधे छंटनी हो जाए यहाँ पर, इसी प्रश्न से हो जाए, मतलब आधे इस प्रश्न को गलत कर दे, आते हुए प्रश्न को गलत कर देते हैं। आप जानते हो कि रात दिन बैठते हमारे पास में से प्रश्न कर लेते हैं। लिख लिया, इसको देखिए आप, मैं इसे एक करता हूं, वायु सरसराती हुई बह रही है। वायु चलती नहीं है, वायु के साथ बहना आता है। तो एक तो यहां अशुद्धि थी और एक अशुद्धि यहां पर थी, वो आपको देगा विकल्प ऐसे, तो आप तो एक एक ढूंढोगे, वो दूसरी वहां पकड़ा देगा आपको। तो ये भी ध्यान रखना आप। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मैंने इतना ही पढ़ा दिया आपको, कौन सा, कि वायु सरसराती हुई चल रही है, तो आपने तो केवल एक ही पकड़ा, कौन सा, सरसराती हुई। उसने गलती का अशुद्धि कहां कर दी, यहां पर, तो ये इसको शुद्ध करिए आप। जैसे वायु है, जल है, नदी है, इनके साथ क्या आता है, जैसे पानी, इनके साथ बहना क्रिया आती है। ये किसे नहीं पढ़ा, ठीक है, मैं ही पढ़ाता हूं ये आसानी से कोई नहीं पढ़ाते, आसानी से ये चीजें नहीं पढ़ाते हैं। मस्त रहे। अब आपका कोर्स काफी हद तक हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है, ज्यादा नहीं बचा हुआ है।
हाँ, वायु के स्थान पर लू भी ला सकते हो, और लू लाओगे तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, लू यहां ले आना और फिर इसको चल रही हो को सही कर देना। वायु के स्थान पर लू भी ला सकते हो, लू सनसनाती हुई बह रही है, बह रही है। चलिए, ये हो गया ध्वनि संबंधी, आप हल कर लेना भाई, कर लोगे? ठीक है, अगला विषय देखिए आप, अगले लिखिए पद क्रम संबंधी। देखिए पद क्रम संबंधी वाक्य शुद्धि। पद क्रम संबंधी वाक्य शुद्धि, यह बिंदु देखिए आप। देखिए पद क्रम संबंधी वाक्य शुद्धि में आपको 2-3 बिंदु पढ़ने होंगे। पहला बिंदु देखिए, इसमें शब्द रूप संबंधी देखिए आप। क्रम, इस क्रम को मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, केवल लिखा रहा हूं आपको, ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए सबसे पहले क्या आता है, कर्ता आता है, फिर क्या आता है, कर्म आता है, और फिर क्या आती है, क्रिया आती है। हिंदी में ये क्रम ध्यान रखिएगा, कर्ता क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया। ये पूछे तो भी लिख लेना। ये कभी कभी क्या होता है कि इनसे सीधा प्रश्न बनाकर पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो पदक्रम ध्यान रखिएगा, पहले कर्ता आएगा, बाद में कर्म आएगा और क्रिया आएगी। अब ये पढ़ने योग्य नहीं है। दूसरा बिंदु देखिए इसका, द्विकर्मक क्रिया में, द्विकर्मक क्रियाओं में, द्विकर्म क्रिया पढ़ी आपने भाई, अकर्मक सकर्मक द्विकर्मक है, तो द्विकर्मक क्रियाओं में यह पढ़ना हमें है, इसे हमें पढ़ना होगा। देखिए गौण कर्म पहले आता है, गौण कर्म पहले, रुको रुको रुको, द्विकर्म क्रियाओं में गौण कर्म का आएगा, पहले आएगा। अब गौण कर्म कौन से होते हैं, क्रिया के साथ किसको का उत्तर, ठीक है, ये कहां आएगा, ये पहले आएगा। और मुख्य क्रम, देखिए मुख्य कर्म क्रिया के साथ क्या का उत्तर, ये कहां आएगा, हमेशा बाद में आएगा।
ये हमेशा बाद में आएगा। लिखिए आप, देखिए द्विकर्मक क्रियाओं में गौण कर्म पहले आएगा और मुख्य कर्म कहां आएगा, बाद में आएगा। अभी गौण कर्म मुख्य कर्म क्या होते हैं, ये मैं क्रियाओं में पढ़ा चुका हूं, आपको क्रियाओं में पढ़ा चुका हूं। जो क्रियाएं पढ़ी तो कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार पढ़े थे, उस समय बात पढ़ी थी हमने वहां पर। ये पढ़ी हुई चीजों में से हम पढ़ रहे हैं, दोबारा ध्यान रखिएगा। एक बार लिखें फिर उदाहरण लेते हैं इसका। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर, मां ने दूध बच्चे को पिलाया। ध्यान रखिएगा ये ऐसी अशुद्धियां हैं तो शायद पकड़ में बहुत कम आती, ध्यान रखिएगा पकड़ में बहुत कम आती है। शुद्ध क्या होगा, देखिए मां ने बच्चे को दूध पिलाया, यह क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अशुद्ध, यह होगा शुद्ध। मां ने बच्चे को दूध पिलाया। देखिए क्या पिलाया, दूध। किसको पिलाया, बच्चे को। यहां क्या लिखा था हमने, क्रिया के साथ किसको के उत्तर में क्या मिलता है, गौण कर्म मिलता है, और क्या के उत्तर में क्या मिलता है, प्रधान कर्म मिलता है, मुख्य कर्म मिलता है। हमें द्विकर्मक क्रिया में कर्म के प्रकार पढ़े थे, 2 प्रकार पढ़े थे, ये मुख्य कर्म, दूसरा गौण कर्म। मुख्य कर्म मिलता है क्या के उत्तर में और गौण कर्म मिलता है किसको के उत्तर में। ध्यान रखिएगा इससे संबंध, ठीक है, कर्म से संबंध प्रश्न ऐसे ही 2011 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नहीं 2010 वाली भर्ती में पूछा गया, ध्यान रखना। तो जरूरी नहीं है कि आपसे नहीं पूछ ले। वाक्य शुद्धि है क्या, वाक्य शुद्धि पूरी व्याकरण पर चलने, वाक्य शुद्धि पूरी व्याकरण का सार है। पूरी व्याकरण पढ़ने के बाद में वाक्य शुद्धि हम पढ़ सकते हैं। यदि बिना व्याकरण पढ़े वाक्य शुद्धि पढ़ूं तो मुझे चीजें छोड़नी पड़ती है फिर पूरी की पूरी। तो यहां क्या लिखा है, जैसे देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, हमने चिट्ठी अपने मित्र को भेजी थी। हमने चिट्ठी अपने मित्र को भेजी थी। ऐसा लगता है वाक्य बिल्कुल सही चल रहा है। लोग कहते हैं हम ऐसे वाक्य बोलते हैं इसी, अरे बोलते हैं फिर व्याकरण क्यों पढ़ते हैं। हम बोलते हैं, सब कुछ ही बोलते हैं, हम शुद्ध बोलते हैं, बोलने में सब कुछ ही बोला जाता है। भाई कुछ का तर्क ऐसा आता है, जैसे ऐसे जो पदक्रम संबंधी वाक्य शुद्धि है ना, इनमें लोगों के ऐसे तर्क आते हैं, हम बोलते हैं इसलिए करते हैं। अरे बोलते तो अशुद्ध भी तो बोलते हैं हम, उसमें कौन सा हमें कोई पकड़ता, हमारा कान आकर पकड़ता है कि रुक तूने अशुद्ध बोला। यहां पर ये शब्द बोलना अलग बात है, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण शब्दों का अनुशासन होता है, शब्दानुशासन कहते हैं व्याकरण को। ठीक है, हम उस शब्द को भूल नहीं सकते कभी कि व्याकरण को शब्दानुशासन कहते हैं हम। ठीक है, जब भी लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो पूरी व्याकरण को छानना पड़ता है। ठीक है, उसमें देखना पड़ता है कौन सी बात कहां पर है। तो अब इसमें क्या चीज होगा, देखिए हमने अपने मित्र को, मैं पूर्ण लिख देता हूं, हमने
अपने मित्र को चिट्ठी भेजी थी। तो यह शुद्ध हो जाएगा, यह शुद्ध होगा। तो गौण कर्म, द्विकर्म क्रिया में जो कर्म होते हैं उनको देखिए आप। ठीक है, लिख लीजिए। तो देखिए कितने पदक्रम संबंधी वाक्य शुद्धि में, देखिए पहला बिंदु क्या है, शब्द रूप संबंधी क्रम। ठीक है, चलिए तो ले लीजिए आप। तो कर्ता कर्म और क्रिया होती है। द्विकर्म क्रियाओं में गौण कर्म पहले आएगा, गौण कर्म पहले आएगा और मुख्य कर्म बाद में। मुख्य कर्म क्रिया के ठीक पास रहेगा, क्रिया के ठीक पास रहेगा। उदाहरण हो गए। अब तीसरी बात लिखिएगा इसमें, तीसरी बात लिखिएगा किसमें, पद क्रम संबंध, बहुत महत्वपूर्ण है तीसरी बात, कारक संबंधी वाक्य शुद्धि। यहां पर तीसरी बात कौन सी है, कारक चिन्ह संबंधी। कारक क्या लिखता हूं मैं, कारक चिन्ह लिख देता हूं। आपको क्या कारक चिन्ह से थोड़ा सा लगाव रहता है, तो कारक लिख दीजिए या फिर आप कारक चिन्ह कर दीजिए। ठीक है, कारक चिन्ह संबंधी। देखिए भैया होता क्या है कि कभी कभी कोई दो आए, चाहे तीन आए, चाहे कितने कारक आए। ठीक है, कोई दो आए, देखिए कोई दो या अधिक हो। ठीक है, क्रम क्या रहेगा, हमेशा यही रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, कर्ता कारक कहां आएगा, देखिए कर्ता कारक वाक्य की शुरुआत में आता है, वाक्य की शुरुआत में। और इसी पंक्ति में लिख रहा हूं पहले देखिए कर्ता कारक वाक्य की शुरुआत में और कर्म कारक और कर्म कारक क्रिया के ठीक पहले आता है। कर्म कारक क्रिया के ठीक पहले आता है। देखिए कर्ता कारक कहां आएगा, वाक्य की शुरुआत में आएगा। अब आपने कारक पढ़े नहीं पढ़े, तो कारक संबंधी देखिए, एक तो कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धि होती है, एक कारक संबंधी होगी। तो कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धि है वो अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको, कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धि। अब तो कारक संबंधी पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ रहे हैं पद क्रम में पढ़ रहे हैं कि कारकों का पद क्रम कैसे होगा। ठीक है, पहले कौन सा कारक आएगा, उसके बाद कौन सा कारक आएगा। कारक वास्तव में क्या होता है, कारक हम संज्ञा को कारक कहते हैं, पढ़ा हमने, संज्ञा के रूप से कारक अंदर होता है। तो कर्ता कारक अंदर होता है संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध के आधार पर। तो कर्ता कारक वाक्य की शुरुआत में और कर्म कारक क्रिया के ठीक पहले आता है। चलिए लिखिए आप ये, एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सारी सुनना चाहते हैं। मैं जोक कर तो नहीं हूं, मुझे इतना पता है।
क्योंकि फिर मैं सुनूंगा तो जोकर कम पड़ जाएगा फिर वो सारे के लिए। ठीक है, मुझ में ये कला नहीं है, मुझ में केवल पढ़ने की कला है। पढ़ाने की है पता नहीं है, पढ़ने की कला मैं जानता हूं। चलिए लिख लिया आपने। तो पहली बात क्या हो गई, कर्ता कारक वहीं आता है, नहीं, कर्ता कारक वाक्य की शुरुआत में और कर्म कर क्रिया के ठीक पहले आता है। अगला बिंदु, संबंध कारक। देखिए संबंध कारक वहीं आता है संबंध कारक वहां आता है जहां यह संबंध दर्शाता है। देखिए ये तो पंक्ति आसान से होगी। इसका मतलब है संबंध कारक वहीं आएगा जहां यह संबंध दर्शाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि संबंध कारक का क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है। वाक्य में आए क्रिया को छोड़कर अन्य पदों के बीच क्या बताता है, संबंध बताता है। और संबोधन कारक, संबोधन कारक वाक्य के पहले, देखिए वाक्य की शुरुआत में नहीं लिखा इसने, वाक्य के पहले, पूरे वाक्य के पहले अथवा बाद में दोनों जगह में से, रुको, पहले तो बाद में कहीं आ सकता है, इससे लिखते हैं कहीं आ सकता है। वाक्य से क्या रहता है, अलग रहता है ये, ठीक है, यह वाक्य से अलग रहता है, यह वाक्य से अलग है। हम जानते हैं सामान्यतः वाक्य की शुरुआत में ही आता है, नहीं वाक्य के पहले आएगा ये, पर कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में कहां जा सकता है, बाद में भी जा सकता है, बाद में भी जा सकता है। अंतिम देखिएगा आप, शेष चारों कारक। बहुत महत्वपूर्ण यह है, देखिए यह पंक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी, अंतिम वाली, दोनों उपनल दोनों छोड़ दीजिए आप, उसमें एक कारक वाली ज्यादा, कर्म वाली महत्वपूर्ण है और ये वाली है। 8 में से, देखिए 8 में से 5 महत्वपूर्ण है, 3 ठीक ठाक है, 3 तो कोई विद्यार्थी गलती करते हैं, 5 में गलती होने की पूरी संभावना है। शेष चारों कारकों में से, रुको, शेष चारों कारक अपने विपरीत क्रम में आते हैं, विपरीत क्रम में आते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर अधिकरण कारक सबसे पहले आएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे हम ऐसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन, ऐसे बोल रहे हो। अधिकरण पहले आएगा, अधिकरण के बाद में अपादान आता है, अपादान के बाद में संप्रदान आता है, संप्रदान के बाद में कौन सा आएगा, करण आएगा। जबकि बोलते समय कैसे बोलते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन, ऐसे बोलते हैं। पर यदि आप वाक्य में देखोगे तो वाक्य में कर्ता कारक वाक्य की शुरुआत में आ गया, कर्म कारक क्रिया के ठीक पहले आ गया। संबंध कारक वहीं आएगा जहां संबंध दर्शाएगा। संबोधन वाक्य के पहले या बाद में कहीं आ सकता है, सामान्यतः वाक्य के पहले आता है।
शेष कितने बचे? 4 बचे। कर्ता हो गया, कर्म हो गया, संबंध हो गया, समुद्र हो गया, 4 तो हम लिख लिए ऊपर। शेष तो 4 बचे हैं, वे विपरीत कर्म आते हैं। अब चाहे इनमें से कोई 2 आए, ठीक है, ये सारे आए। अब बोलने में तो क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो पद कर्म संबंधी वाक्य शुद्धि क्या होती है? पद कर्म संबंधी वाक्य शुद्धि क्या होती है? देखिए इस पर सुनना। जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि पिछली बार भर्ती परीक्षा में जो पिछली 2016 वाली है उसमें यह प्रश्न आया हुआ था, इससे पद कर्म संबंधी वाक्य शुद्धि आया था। एक ऐसा प्रश्न था जिसमें वाक्य जो अशुद्ध हुआ था उसमें 3 कारण थे अशुद्ध होने के। कितने कारण थे? 3 कारण थे, ठीक है। शुरुआत में जब डेमो चल रहा था यहाँ कक्षा का, मतलब उत्कृष्ट में डेमो शुरू हुआ था जिसमें पिछला पेपर हल करवाया था, उस समय मैं यहां से एक बता रहा था कि ये स्थिति होती है, ठीक है। तो कुछ कथा करती विद्वानों ने क्या कर रखा था, उंगली उठा देती। मैं आज पूरा पढ़ूंगा आपके सामने कि ये वास्तु हती पड़ी है, ठीक है, ये आपके सामने। तो वहां पर कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ये इतना व्यवस्थित क्यों आ रही चीजें, फिर हम इनको छोड़ने की कोशिश करते हैं, छोड़ना नहीं। आप जानते हो वाक्य शुद्धि समझ में क्यों नहीं आती है? क्यों? वाक्य शुद्धि पर ढंग से किसी ने कुछ लिखा ही नहीं है। ये बहुत कड़वा सत्य है। तो कक्षा में बने रहिएगा। मैंने आपको पहले कहा था कल भी कक्षा चलेगी, परसों भी चलेगी, ठीक है। तो कल चलेगी, परसों चलेगी, इसका मतलब है बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अभी तो मैं शुरुआत में पढ़ा रहा हूँ केवल आपको। हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण का क्या मतलब, हम जानते हैं अशुद्ध लेंगे यहाँ पर, फिर दूसरे शुद्ध लेंगे। अशुद्ध देखिएगा आप, चलिए उदाहरण लेते हैं। अशुद्ध शुद्ध तो हम क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। लिखिए आप, जैसे देखिए आप ही के अनुसार पढ़ा दूं, ठीक है। एक उदाहरण देखना आप। देखिए राधा ने कृष्ण को बांसुरी से मथुरा में पीटा, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा ठीक समझ में आ जाए आपको, उस प्रकार का वाक्य है। राधा ने कृष्ण को बांसुरी से मथुरा में पीटा, ये वाक्य अशुद्ध है। अब आप, वाक्य अशुद्ध है, पद कर्म की दृष्टि से अशुद्ध हुआ ये वाक्य है। बाकी वाक्य में शब्दों की किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। और कुछ तो कहते हैं कि ये क्या, हम तो रात दिन बोलते हैं। अरे बोलना अलग बात होती है। मैं बार बार इस बात को उठा रहा हूं कि बोलना अलग बात होती है, ध्यान रखिएगा आप। बोलने में तो हम कभी, देखिए मैं बोलता हूं, मैं कौन सा व्याकरण का ध्यान रख रहा हूं, नहीं रख रहा हूं। आप बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, ठीक है। क्या हिंदी बोलने वाला व्यक्ति जाकर पास हो जाएगा ऐसे ही पास कर लेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको व्यवस्थित ज्ञान नहीं है व्याकरण का। तो व्यवस्थित ज्ञान के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? देखिए कर्ता कौन सा है? सबसे पहले कर्ता कारक यहां पर है, चलिए मैं लिखता हूं यहां पर कर्ता कारक, ठीक है। दूसरा कृष्ण को, ठीक है, को आ गया, इसका मतलब कर्म कारक है। देखिए अभी तो कारक चिन्ह लिखे हुए आपके सामने, कारक चिन्ह लिखे हुए, ठीक है। ऐसी स्थिति होगी कारक चिन्ह लिखे नहीं होंगे और आपको कारक निकालना पड़ेगा, कारक को देखना पड़ेगा वहां पर। आप बांसुरी से, ये कर्ण कारक है यहां पर, ठीक है, क्रिया के होने का माध्यम है ये, ठीक है। और ये अधिकरण कारक है, क्रिया के होने का स्थान है। अब आपके सामने ये स्थिति है, कर्ता कारक कहां आता है? वाक्य की शुरुआत में आता है। तो देखिए यहां लिखते हैं राधा ने, और कर्म कारक कहां आता है? क्रिया के ठीक पहले आता है। तो यहां लिखना पड़ेगा आपको कृष्ण को, राधा ने कृष्ण को, ठीक है। इसका मतलब है अब क्रिया के ठीक पहले कर्म लेकर आ गए, हम क्रिया ला सकते हैं यहां पर, पीटा, राधा ने कृष्ण को पीटा। अब बचे कितने? एक और 2 बचे। अब देखिए कौन कौन सा? कर्ण और अधिकरण। ऊपर क्या लिखा था? ऊपर क्या लिखा था? ऊपर कोई 2 अथवा अधिक, कोई 2 आए चाहे 2 से अधिक आए कारक। कर्म हमेशा क्या होगा? कर्म हमेशा ये होगा। अब देखिए कर्ण और अधिकरण। अब बताइए पहले कौन सा आएगा? अधिकरण आएगा कि पहले कर्ण आएगा? तो पहले अधिकरण आएगा। अधिकरण कौन सा है? मथुरा में।
तो मथुरा में यहां लिखा जाएगा, मथुरा में। और अब कौन सा आएगा, कर्ण आएगा, और यह क्या आ जाएगा, बांसुरी से कृष्ण को पीटा। लिखे आप ये, तो राधा ने मथुरा में बांसुरी से कृष्ण को पीटा। नहीं, संडे क्लास नहीं लगेगी भाई, संडे को आप पढ़ते रहें, खुद पढ़ें, अभ्यास करें। सप्ताह में एक दिन हमें भी मिलता है। लिखे भाई आप, लिख लिया। अगला देखिए, एक वाक्य लिखिएगा आप। बच्चे ने पेंसिल से कागज पर अध्यापिका के लिए, अध्यापिका का नहीं, ध्यान रखिएगा, अध्यापिका के लिए एक चित्र बनाया। आप करें इसे हल, आप इसे हल कर लें, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। रावण को दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर बाण से लंका में सीता के लिए मारा। आप इससे भी सही करें, ये दो वाक्य है, दोनों वाक्यों को सही करें आप।
सिपाही को राजा ने अपने राज्य का मंत्री नियुक्त किया। ये वाक्य है, इन्हें आप सही लिख देना, ठीक है। लिख लीजिए और आप घर पर हल कर लीजिएगा इन्हें, यह आपका कार्य है। लिख लिया? एक और है, कितने हो गए? 3 प्रकार हो गए इसके। हाँ 3। चौथा देखिए, पदक्रम संबंधी चौथा बिंदु देखिएगा, न, नहीं और मत संबंधी। न, नहीं और मत संबंधी वाक्य शुद्धि है। लिखा आप इसे। देखिए सामान्यतः इन्हें 3 प्रकार से लेते हैं हम। देखिए न, नहीं, मत है, ये सामान्यतः 3 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। अभी मैं देखिए मत को ले रहा हूं, मैं केवल न और नहीं को ले रहा हूं, ठीक है। मत को नीचे पढ़ा दूंगा। यदि आग्रह के अर्थ में, आपको ये समझना होगा कि इनका प्रयोग कैसे किया जा रहा है। देखिए आग्रह के अर्थ में हो, भाई आग्रह या अनुरोध या आग्रह के अर्थ में हो, ठीक है, तो ये कहां आते हैं? क्रिया के, देखिए क्रिया के बाद आते हैं, ध्यान रखिएगा। कहते हैं क्रिया के बाद आते हैं, यह ध्यान रखिएगा। दूसरा, यदि निषेध के अर्थ में हो, देखिएगा भैया, निषेध के अर्थ में हो तो फिर ये कहां आते हैं? ठीक है, क्रिया के ठीक पहले आते हैं, क्रिया के ठीक पहले आते हैं। और यही असमर्थता के अर्थ में हो, किसके अर्थ में हो? असमर्थता के अर्थ में हो। तीसरा बिंदु देखिएगा, असमर्थता के अर्थ में हो। असमर्थता के अर्थ में हो तो देखिए मुख्य क्रिया, या रुकिए, क्रियाओं के बीच कर दीजिए आप, ऐसे लिखिए, मुख्य क्रिया और
मुख्य और सहायक क्रियाओं के बीच सहायक क्रियाओं के बीच आता है। अभी एक बार क्या करिए, यहां पर आप मत को छोड़ दीजिए, न और नहीं के बारे में पढ़ते हैं। चलिए साथ में लेते हैं, नहीं तो क्या आपको और लगेगा कि तीन तीन चार चार तीन ही प्रकार में पूरा पढ़ा देता हूं। देखिए पहला क्या लिखा, एक बार समझ लीजिए वापस से, ये आपके लिए ऐसा होता है। इसको मैंने एक जगह देखिए, शुरुआत जब मैंने यहाँ पर शुरुआत की थी, निपात पढ़ा रहा था, तब आपके ऐसे ही कि मतलब इसी बैच में निपात पढ़ा रहा था, बच्चों खूब कमेंट आए थे। ठीक है, क्या सर जो वाक्य के अंत में न लिखते हैं ये निपात का काम करता है। मुझे उसमें बड़ा अजीब लगा था कि ऐसा भी यदि इस तरह से पढ़ाया जा रहा है तो बड़ी गड़बड़ है, ध्यान रखना। और निपात अलग विषय है, लोगों ने इन चीजों को निपात थोप दिया है। अरे ये तो न नहीं जो हम कहते हैं, ठीक है, इनका प्रयोग होता है, एक आग्रह के अर्थ में आता है, निषेध के अर्थ में आता है, एक असमर्थता के अर्थ में आता है। तो ये तो प्रयोग है पदक्रम पे, तो भाई न नहीं का तो पदक्रम के रूप में प्रयोग करते हैं, हम इनको निपात के रूप में कैसे ले सकते हैं? तो उसमें मैंने बोला नहीं क्योंकि आप समझ नहीं पाते। ठीक है, अब इसलिए बोल रहा हूं कि आप ये चीज समझ सकते हैं। उदाहरण देखिएगा, जैसे एक उदाहरण है, जैसे देखिए, आप वहां जाओगे ना। देखिए इस प्रकार प्रयोग करते हैं, आप वहां जाओगे ना। तो जो कुछ लोग क्या बार बार न का प्रयोग करते हैं अंत में, इसका मतलब है उनकी भाषा कौन सी है? आग्रात्मक शैली वाली भाषा है। ठीक है, हर बार क्या कर रहे हैं? उस रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो इस रूप में देख लीजिए, ये न अंत में भी आता है, बस इधर ना ये आग्रह होगा यहां पर आप। और देखिए उसे, देखिए मैं कहता हूं उसे बुलाना मत, नहीं बोलते कई बार, जैसे बोलते हैं मैं कहता हूं उसे बुलाना मत, बुलाना मत। आपने ये केवल आग्रह किया, इसका मतलब है मैं कहता हूं उसे बुलाना मत, यह आग्रह था। मैं कहता हूं उसे मत बुलाना निषेध है। गलत कुछ नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, गलत नहीं हो सकता। देखिए आप वहां रुको, इसको समझते हैं हम। अशुद्ध नहीं है, यह वाक्य क्या है? शुद्ध है। ठीक है, इसे देखिए, यदि मैं मान लीजिए ऐसा करता हूं, आप वहां न जाओगे, न जाओगे। ठीक है, यह भी शुद्ध है, पर यह जो लिखा है, देखिए यह जो आपने लिखा है कौन सा? न। यहां पर क्या है? यहां पर आग्रह का भाव है। ठीक है, और यहां पर क्या है? यहां निषेध है। यहां क्या है? निषेध है। और एक और देखिए, मैं कहता हूं उसे बुलाना मत। अब अगले की मर्जी है, बुलाए नहीं बुलाए, आपने तो आग्रह किया केवल, यहां पर क्या है? आग्रह है। तो यहां लोगों ने इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मुझे वहां पर निपात के बारे में बोल दिया गया कि इस वाक्य में जो न है वो निपात के रूप में आ गया है। अरे बल तो ये भी लगा रहा है, इसका मतलब ये भी आप कर दोगे क्या? इसमें वाक्य ये भी सही है। आपको यह समझ लेना चाहिए कि मैंने आपके यहां पर जितने जिस तरह से कमेंट आए थे व्याकरण में, उन सारे कमेंट को ध्यान रखा, सारे कमेंट को लिखे थे मैंने। एक भी कमेंट पर मतलब ऐसे
मुझे लगा था ये व्याकरण वाला कमेंट है और नया कोई कमेंट है, तो मैंने उस पर पूरा ध्यान दिया और पूरा उसे पढ़ाया है। ठीक है, और जिसमें जरूरत पड़ी उस जरूरत के अनुसार पढ़ा रहा हूं। तो आप निश्चित रह सकते हैं इस बात के लिए। लिख लिया आपने? और उदाहरण देखिए, देखिए मां ने भोजन या रुकिए अन्न नहीं खाया। ये वाक्य बिल्कुल क्या है? सही है। मां ने, या रुकिए, मां के द्वारा अन्न नहीं खाया गया। यह भी क्या है? सही है। यदि आप ऐसे लिख दो इस वाक्य को कि मां के द्वारा, तो गलत हो जाएगी। मां के द्वारा अन्न खाया नहीं गया, या यह अशुद्ध हो जाएगा। यह अशुद्ध हो जाएगा और यह क्या है? शुद्ध है। उल्टा लिखा रहा है, इस पर ध्यान रखना। यह शुद्ध है, यह अशुद्ध है। क्यों? या निषेध का अर्थ है। देखिए यहां पर किसका है? निषेध का अर्थ है, ध्यान रखिएगा। असमर्थता का अर्थ कब होता है? यदि ऐसा लिखा होता, मां के द्वारा खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, अब असमर्थता है, वो असमर्थ है खाने में, ध्यान रखना। अब ये क्या है? शुद्ध है। अब इसको यदि आप पहले लेकर आओगे कि मां के द्वारा नहीं खाया जाता, नहीं खाया जाता, यह अशुद्ध हो जाएगा। क्यों? असमर्थता के भाव में। असमर्थता का अर्थ, ये देखिए आप, असमर्थता का जब अर्थ हो तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रियाओं के बीच आएगा, दोनों क्रियाओं के बीच। और निषेध का अर्थ में कहां आएगा? क्रिया के ठीक पहले आएगा। और यही लिखा हुआ है यहां पर, यही लिखा हुआ है। उपरोक्त वाक्य मां ने अन्न नहीं खाया, बिल्कुल सही है। मां अन्न नहीं खा रही है, वो भी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। वो निषेध का अर्थ है। असमर्थता का मतलब है वो कार्य कर नहीं सकता, उसमें असक्षम है, वो असमर्थ है उसमें। तब आता है ये दोनों क्रियाओं के बीच। पहले कार्य होने के बाद में काम बात क्या हो रही है? नहीं, उससे क्या हो रहा है? मना हो रहा है। और एक कार्य तो आपने सुना नहीं, उससे पहले मना कर दिया। ठीक है, तो निषेध हो गया वहां पर। तो असमर्थता का मतलब होता है कार्य, देखिए कार्य होने के ठीक बाद क्या करते हो आप? मना करते हो। इसका मतलब असमर्थ है उस काम के लिए। कई बार बोलते हैं हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि पहले मुझे काम बताओ उसके बाद बताऊंगा। यदि काम बता दिया ना, आपने मना कर दिया, तो आप योग्य ही नहीं है। ठीक है, आप असमर्थ हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? काम होने से पहले मना करते हैं, बोला नहीं मैं नहीं करूंगा, मतलब निषेध कर दिया इसने। कुछ कहते हैं काम बता, तो इसका मतलब है आप तय करेंगे कि मैं उस काम के योग्य हूं नहीं हूं। यदि उस काम के योग्य नहीं है तो आप मना कर देंगे। तो काम सुनने से पहले कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया जाता है, और सुनने के बाद में भी मना नहीं किया जाता है, यदि आप योग्य हो तो।
एक नोट लिखेगा यहां पर, देखिए निषेध के, रुको 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 रुको, देखते सकता आदि, देखिए सकता आदि क्रियाएं प्राय नहीं के साथ प्राय न नहीं के साथ असमर्थता के रूप में आती है, के रूप में आती है। चलिए एक लिख लीजिए वाक्य, मैं यह काम कर नहीं सकता। इसमें यह नहीं होता कि मैं यह काम नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा। सामान्यतः ये क्रिया आती है, ठीक है, तो असमर्थता के भाव में आती है, मैं काम कर नहीं सकता, मतलब असमर्थता के रूप में आती है। ये वाक्य शुद्ध है। लिख लिया आपने। और पांचवा बिंदु ये है पदक्रम संबंधी, ठीक है भाई, ये आपका पांचवा बिंदु है, इसे ले लीजिए आप। ठीक है, यह है पांचवा बिंदु। ठीक है, पदक्रम संबंधी अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है, इन्हें आप एक बार ठीक से देख लीजिए आप। विद्यार्थियों ने अध्यापक जी को एक फूलों की माला पहनाई। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से ये हैं आपके, ठीक है, जो आपकी भर्ती परीक्षा में जो पूछ गए पीछे, उन्हीं में से मैं उठा के लेकर आया हूं। देखिए, विद्यार्थियों ने अध्यापक जी को एक फूलों की माला पहनाई। देखिए वाक्य अशुद्ध है। अशुद्धि कहां पर है? देखिए अशुद्धि कहां पर है और किस प्रकार की अशुद्धि है। ठीक है, विशेषण का जो प्रयोग किया गया वो गलत किया गया यहां पर। ठीक है, एक यहां पर आएगा, फूलों की एक फूल नहीं है, ध्यान, एक फूलों की माला, मतलब फूल एक नहीं है, फूल तो क्या है, एक से अधिक हो गए, माला क्या है यहां पर एक है। तो वास्तव में क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों ने अध्यापक जी को, ठीक है, यहां पर स्थिति फूलों की एक माला पहनाई, ये वाक्य क्या होता? सही होता। तो एक बार देख लेना, जैसे देखिए यहां पर इसने लिखा एक फूल नहीं है, फूल क्या एक से अधिक है, और एक कैसे लिख रहे हो यहां पर आप? एक तो माला है, भाई माला एक पहनाई, उस माला में फूल अनेक थे, तो यहां पर एक नहीं आएगा। थोड़ी समझदारी रख लेना, काम थोड़ा समझकर काम लेना यहां पर। और ये पूछता है कि किस प्रकार की, तो समझ ये कहते हैं कि पद क्रम संबंधी स्थिति, कि इस पद को कहां आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था। अगर देखिए खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, अरे खरगोश को काटना नहीं है, काटनी किसे? गाजर को। खरगोश को नहीं काटना, काटना किसे? गाजर को। तो गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ, खरगोश को
खिलाओ। बस आपको वहां पर समझना होगा कि खरगोश को काटकर, अरे काटा खरगोश को नहीं, ये कह रहे खरगोश को काट दो और गाजर खिलाओ, कैसे खिलाओगे? आप खरगोश काट रहे हो, नहीं, गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ। ये कह रहे रोगी को हिलाकर दवाई पिलाओ। अब रोगी को नहीं हिला जाता है, दवाई हिलाई जाएगी, ठीक है? तो यह लिखिए दवाई, देखिए दवाई हिलाकर, दवाई हिलाकर रोगी को पिलाओ, रोगी को पिलाओ। कर्ता अज्ञात है, इसमें कर्ता अज्ञात है, कर्मवाची के उदाहरण है। इन्हें लिख लीजिए आप। अब देखिए आप, देखिए यहां ताजा गाय का दूध मिलता है। अरे इसने लिखा कि यहां ताजा गाय का दूध मिलता है। एक बात बताइए, गाय ताजी होगी या दूध ताजा होगा? तो यहां ताजा गाय का दूध मिलता है, ये गलत है। सही क्या होगा? ये होगा, यहां गाय का ताजा दूध मिलता है, ताजा दूध मिलता है। यह अशुद्धि मैं अक्सर देखता हूं चौटे के, देखिए चौटे पर दूध बेचते हैं वहां मैं देखता रहता हूं अशुद्धि। अब आप लोग क्या करते हैं, ऐसा हो तो जाकर बोल देते हैं, मैं बोलता नहीं हूं, बस मैं देखता हूं कि ये इस गलत लिखा हुआ है। अब उस दूध वाले व्यक्ति को जाकर नहीं बोल सकते कि भाई साहब आपकी गलत लिखा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको मतलब है दूध बेचने से, हमें दूध लेने से मतलब है, हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमें मतलब है। उनके बच्चों को पढ़ा सकते हैं हम, ठीक है? उसका बच्चा हो तो उसको बोल सकते हैं बेटा कहाँ कौन सी क्लास पढ़ रहा है, इतनी क्लास पढ़ रहा हूँ, ठीक है भाई, ये तो गलत लिखा है तो सही कर देना। दूध वाले को नहीं बोल सकते, ध्यान रखना, उससे बच्चे को बोल सकते हो आप। तो पढ़ा लिखा हो तो बोल दीजिए, छोटा हो तो उसको सिखा दीजिए आप। तो यहां गाय का ताजा दूध मिलता है, गाय ताजी नहीं है, दूध क्या है? ताजा। तो गांधी जी का यह देश उपकार नहीं बोल सकता, गांधी जी का यह देश, और देश तो हम सब का है। देखिए गांधी जी का यह देश, देश तो हम सब का, ध्यान रखिएगा, तो केवल गांधी जी का नहीं है, हम सब का है। तो यहां पर क्या आएगा? यह देश गांधी जी का, गांधी जी का उपकार नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। इस गांव में 2 लड़कियों के विद्यालय हैं। देखिए इस गांव में 2 लड़कियों के विद्यालय हैं। अरे 2 लड़कियों के नहीं है केवल, ये कह रहे हैं इस गांव में 2 लड़कियों के विद्यालय हैं। लड़कियां 2 नहीं है भाई, विद्यालय 2 हैं। कितने? विद्यालय 2 हैं। तो यहां पर क्या आएगा? इस गांव में लड़कियों के 2 विद्यालय हैं।
आप ये भी लिख सकते हो कि लड़कियों के लिए 2 विद्यालय हैं, लेकिन विद्यालय में खुद में संप्रदान कारक पड़ा है। इस गांव में लड़कियों के 2 विद्यालय हैं। ये कह रहा है इस गांव में 2 लड़कियों के विद्यालय हैं। अरे लड़कियां 2 लड़कियों के लिए विद्यालय थोड़ी है, यहां पर जितनी लड़कियां उन सब के लिए हैं। ये तो विद्यालय 2 हैं, लड़कियां 2 नहीं है। एक विद्यार्थी कह रहा है कि यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। देखिए भैया, हो सकता है, पर इस वाक्य में मैंने आपको पहले बोला कर्ता अज्ञात है। कर्ता क्या है? अज्ञात है। मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं, कर्ता लिखता हूं तुम गाजर काटकर खरगोश खिलाओ। अब देखिए आप, कर्ता अज्ञात है, केवल कर्म पर चलने वाला वाक्य है। तो ये तो खरगोश तो यहां पर क्या कर्म के रूप में आया हुआ है, गौण कर्म के रूप में आया हुआ है। चलिए ये गौण नहीं है तो अकेला तो मुख्य कर्म हो जाएगा। तो अब देखिए तुम लिखिए, तुम गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। समझ आ रही मेरी बात? तो खरगोश को पहले लेकर नहीं आ सकते आप। यहां पर खरगोश वहीं रहेगा जहां पर है ये, ठीक नहीं? खरगोश क्रिया के ठीक पहले रहेगा। यहां पहले नहीं लेकर आओगे कि खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ, इस तरह से नहीं होता है। मैं आपको पीछे पद में पढ़ा चुका हूं। देखिए कर्ता कर्म, ठीक, कर्ता वाक्य की शुरुआत होता है, कर्म क्रिया के ठीक पहले होता है। और इस वाक्य में कर्ता है नहीं, कर्ता अज्ञात है। मैंने ऐसा जिक्र किया है, मैं जिक्र ऐसा किया है आपके सामने। चलिए, जितनी मैं समझता हूं इस रूप में आप समझ नहीं पाएंगे। आपको परीक्षा पास करनी है और मुझे पढ़ाना होता है, तो बहुत चीजों का अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अच्छा प्रश्न था आपका, तो ऐसा होता नहीं है, लिख लीजिए आप, ठीक है। तो अभी बात पूरी नहीं हुई है, आज पहला दिन था, तो आपको इस रूप में लेकर आया हूं कि आप मतलब वाक्य शुद्धि को ठीक से पढ़ें, आप ठीक से पढ़ें। तो डायरी में जो बात लिखनी है वो मैं लिखा दूंगा। इतना लिखने के बाद में आप कहीं से अभ्यास करेंगे, किसी पुस्तक से करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको किसी प्रकार दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आज धन्यवाद, फिर मिलते हैं, शुभ रात्रि।